अन तो हम लोग आज एनवायरनमेंट में आगे का देखेंगे जैविक अन्योन क्रिया बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है। अगर आप इधर आए हैं तो मैं जानती हूँ कि आप लोग सब लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे होंगे और आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, है ना, जिससे आप कभी कभी डीमोटिवेट होते होंगे। तो मैं आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, हर किसी के साथ। इवन टॉपर्स होंगे उनको भी एकदम परफेक्ट सिचुएशन नहीं मिली होगी पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, तो वो भी उस ऑब्स्टिकल्स को पार करते हैं, ठीक है। और तो कभी भी छोटे ऑब्स्टिकल्स की वजह से डिसपॉइंट मत होइए, आप जितना कर रहे हैं बहुत है और उसको बेटर करने की कोशिश करिए, तो आप ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक देखते हैं। देखिए, प्रकृति में पौधे हों, देखिए क्या होता है बायोटिक इंटरेक्शन। क्या होता है ना कि हमारा जो नेचर है उसमें पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इंसान होता है, तो क्या होता है ना, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर किसी को लगता है कि अगर हम जानवरों को मार देंगे या पेड़ों को काट देंगे तो हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं, सब एक दूसरे पे डिपेंड है, सब, ठीक है। तो कभी क्या होता है, जो जंतु या पेड़ पौधे होते हैं कभी कभी क्या होता है साथ में रहते हैं, कभी कभी एक दूसरे को साथ में रह के लाभ पहुंचाते हैं, कभी एक दूसरे को हानि पहुंचाता है, कभी दोनों एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, या एक साथ रहते हैं पर ना कोई लाभ पहुंचाते हैं ना हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। आज इस समय से समझेंगे। प्रकृति में पौधे हो, जंतु हो या सूक्ष्मजीव, सभी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एनवायरमेंट पे। अगर एक भी चीज़ हटती है तो पूरा एनवायरमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा। पर्यावरण के समुचित संचालन के लिए विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर क्रियाओं का होना अनिवार्य है, ठीक है। जो हमारा इकोसिस्टम है वो अच्छे से चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज़ हैं, उनके बीच परस्पर क्रिया होती रहे, ठीक है। ये क्रिया एक जाति और दोनों जातियों के लिए लाभकारी, हानिकारक, उदासीन, उदासीन मतलब ना लाभकारी ना हानिकारक हो सकती है। तो ये जो आपस में क्रियाएं करते हैं, ठीक है, जो प्रजातियां आपस में, तो क्या हो सकता है कभी कभी एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकती हैं, है ना, किसी तरीके से, या एक दूसरे को हानि पहुंचा सकती हैं कि एक ने दूसरे को खा लिया, या फिर ना लाभ होगा ना हानि होगी, एक दूसरे के साथ रह रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए प्लस चिन्ह, हानिकारक के लिए माइनस चिन्ह नेगेटिव वाला, और उदासीन के लिए जीरो चिन्ह दर्शाकर निम्नलिखित सारणी में जैव अन्योन क्रिया प्रदर्शित की गई है, ठीक है। एक सारणी थी इधर पे, शायद हट गई अभी। तो उसमें ये था कि लाभदायक पारस्परिक क्रिया के लिए हम प्लस चिन्ह देखते हैं, हानिकारक के लिए नेगेटिव चिन्ह और उदासीन के लिए जीरो चिन्ह देखते हैं। तो अब मैं आपको बताती जाऊंगी। देखिए क्या होता है सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। तो देखिए सहोपकारिता में क्या होता है, जैसे कि दोनों जो प्रजातियां हैं दोनों को ही लाभ होता है, ठीक है। एक मान ली किसी तरह दूसरे को बेनिफिट कर रहा है और वो दूसरा उसे बेनिफिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा इससे जुड़ा नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं, मान ली हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो दोनों को कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई भी जॉब कर सकता है, पर ट्रेडिशनल वे में देखिए तो हस्बैंड जॉब कर रहा है, वाइफ घर का काम कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, ठीक है। समझाने के लिए बोल रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों जॉब कर सकते हैं, दोनों घर का काम कर सकते हैं, बट समझने के लिए कि मान लीजिए कि इस तरीके से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो वो एक म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता का संबंध हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना कैसे है, तो इसमें परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है, मतलब जो इसमें दोनों जातियाँ होती हैं उनको लाभ होता है, ठीक है, जो आपस में क्रिया कर रही हैं। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण परागण में देखा जा सकता है, ठीक है। परागण में भौरे फूलों से रस चूसते हैं और फूलों के पराग का स्थानांतरण दूसरे फूलों में करके फूलों के संवर्धन जनन में सहायक पहुंचाते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो भौरे होते हैं वो क्या होते हैं कि फूल पे जाते हैं, उसका परागण लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें लाभ हो रहा है फूलों से, और फूलों को क्या लाभ होता है कि वो उनके पैरों में लग के जो पराग होता है वो अलग अलग जगह गिर जाता है और तो वहाँ पे नए पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पर्धा, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में क्या होता है, दूसरों दोनों को हानि होती है। कंपटीशन से आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो और जो आपसे अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको उनसे अच्छी करनी पड़ेगी, नहीं तो हानि होगी। बस समझाने के लिए बोल रही हूँ, इसको बहुत सीरियस मत लेना। तो एक तरीके से कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को हानि होती है। एक इस जैविक क्रिया में एक ही जाति के दो जीवों या अलग अलग जाति के जीव वो के बीच परस्पर एक ही प्रकार के संसाधन को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब जैसे दो जीव हैं और संसाधन एक है, तो दोनों के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। हम भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, एक सीट के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि
संसाधन को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें समानता दोनों को नुकसान होता है। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों को नुकसान होता है। और वैसे क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम सबका क्लियर भी हो सकता है। तो उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लैमिंगो और वहीं की आवासी मछलियाँ साझा आहार प्राणी प्लवक के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि पानी में क्या है, प्राणी प्लवक है, तो उसको मछलियाँ भी खाती हैं और फ्लैमिंगो जो एक पक्षी है वो भी खाता है। तो दोनों आपस में क्या है, कंपटीशन चलता है, जिससे क्या है दोनों को हानि होती है। अब देखिए परभक्षण, प्रिडेशन या परजीविता, पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट होते हैं ना, ठीक है। परभक्षण में जहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, वही परजीविता ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता से पोषण प्राप्त कर उसे नुकसान तो पहुंचाता है पर समानता उसे मारता नहीं है, ठीक है। जो परजीविता वाला संबंध है, देखिए जो परभक्षण वाला संबंध है उसमें एक को लाभ होता है एक को हानि, ऐसी परजीविता में भी एक को लाभ एक को हानि होती है। तो परभक्षण में क्या होता है कि एक जीव होता है वो दूसरे को मार के खा ही जाता है, जैसे कि शेर है तो हिरण को मार के खा जाएगा, तो वो परभक्षण कर रहा है, प्रीडेशन कर रहा है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है परजीविता में, कि वो उसके ऊपर रह रहा है, जो पैरासाइट है अपने होस्ट के ऊपर, और उससे धीरे धीरे पोषण ले रहा है, ठीक है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है पर उसे मारता नहीं है। परभक्षण में जहाँ बाघ, हिरन, बड़ी मछली, छोटी मछली का उदाहरण दिया जा सकता है, मतलब एक जो दूसरे को मार देता है। वहीं परजीवी रूप में अमरबेल, कसकुटा, जू, हाँ, कॉपीपोर्ट, स्टिक्स, ये सब किल्लियाँ आदि को रखा जाता है, ठीक है। जू होती है लोगों के सिर में रहती है और खून चूसती रहती है। एक जो जिसका खून चूसती है वो मरता नहीं है, लेकिन वो उसको हानि पहुंचा रही है और उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखिए सहभोजिता, कॉमनलिज्म क्या होता है। तो सहभोजिता में क्या होता है, एक को लाभ होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता साथ में रहने में, ठीक है, इसको सहभोजिता बोलते हैं। इस पारस्परिक क्रिया में एक जाति को तो लाभ होता है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है, ठीक है। एक को साथ में रहने में बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उदाहरण के लिए आम की शाखा पर एपिफाइट्स के रूप में उगने वाला आर्किड, वेल की पीठ को आवास बनाने वाला बार्किनल, समुद्र एनीमोन के साथ रहने वाली क्लाउन मछली और पशुओं के चरते समय उपस्थित बगले को सहभोजिता की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। जो पशु चरते हैं तो उनके ऊपर आपने देखा होगा पक्षी होते हैं बगुले, ठीक है, वो क्या करते हैं छोटे कीड़े वीड़े आसपास के खाते रहते हैं, लेकिन जो पशु होते हैं उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक को तो लाभ हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वाला संबंध हो गया सहभोजिता का, ठीक है। अंतर जातीय परजीविता, एमिनलिज्म, ये क्या होता है, इसमें एक को हानि होती है और एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें एक जीव को हानि होती है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। उदाहरण के लिए एक बड़े वृक्ष की छाया में पड़ने वाला छोटा वृक्ष वृद्धि नहीं कर पाता जबकि बड़े पेड़ को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अगर एक बड़ा पेड़ है उसकी छाया में नीचे एक छोटा पेड़ है तो उसको धूप वगैरह नहीं मिलेगी, तो क्या होता है उसको हानि होती है, लेकिन बड़े पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक को हानि होती है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब तीसरा आता है उदासीनता, न्यूट्रलिज्म, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है कि दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक सैद्धांतिक स्थिति है, अभी तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जिसमें परस्पर क्रिया करने वाले जीव एक दूसरे पर कोई प्रभाव न डालते हो, मतलब जो आपस में कुछ क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। कुछ पारिस्थिति विद ऐसी स्थिति की संभावना को ही नकार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब क्रिया कर रहे हैं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कुछ तो होगा, या तो कोई लाभ होगा या हानि होगी या उदासीन होगा, है ना। एक मतलब एक लाभ एक उदासीन या एक हानि एक उदासीन, तो दोनों उदासीन हो ऐसा अभी तक ये बोल रहे हैं कि कोई उदाहरण नहीं मिला है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट की स्टोन प्रजाति क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं ऐसे ही, देखिए कोई एक प्रजाति है, चाहे पेड़ पौधे की चाहे जीव जंतु की, अगर उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम बैलेंस में बना हुआ है, अगर उसे हटा दे तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, वो ही की स्टोन प्रजाति है, ठीक है। जैसे कि देखिए जैव समुदाय के अंतर्गत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रजातियां होती है जो समुदायों में अन्य पर्याप्त संख्या वाली विभिन्न प्रजातियों के स्थायी बने रहने की क्षमता का निर्धारण कर सकने में सक्षम होती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा जैव समुदाय है उसमें कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो समुदाय में अन्य पर्याप्त संख्या वाली, मतलब जो अदर प्रजातियां होती हैं, कि उनके स्थायी बने रहने की क्षमता का निर्माण कर सकने में सक्षम होती है, कि वो स्थायी बने रहे, स्टेबल बने रहे, वो इस मतलब उनमें ये क्षमता होती है, ठीक है, उनमें स्टेबिलिटी बनाने की। ये निर्णायक प्रजातियां ही कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। कीस्टोन प्रजाति एक समुदाय के अंदर स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और उन प्रजातियों की जनसंख्या को नियंत्रित करती है जो समुदाय में वर्चस्व स्थापित कर लेती है, अथवा ऐसे संसाधन को उपलब्ध कराती है जिन पर उस समुदाय के अधिकांश जीव निर्भर होते हैं। देखिए क्या होती है,
वो जो कीस्टोन प्रजाति होती है, देखिए, या तो वो बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखती है, वो प्रजाति ऐसी कि उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है, ठीक है, या उन प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करती है जो समुदाय में वर्चस्व स्थापित कर लेती है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि एक जगह बहुत सारे घास चरने वाले जीव हो जाएं तो घास तो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो जैसे मान लीजिए जो शिकारी जानवर होते हैं, जो मतलब हिरन वगैरह उन सबको खाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, एक बैलेंस बनता है, ठीक है। तो वो कीस्टोन प्रजाति होती है, या तो उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करती है अथवा ऐसे संसाधन को उपलब्ध कराती है जिन पर उस समुदाय के अधिकांश जीव निर्भर होते हैं, ठीक है। या तो अगर मतलब कोई पेड़ है, ठीक है, उस पर बहुत सारे शाकाहारी जो है जानवर डिपेंडेंट है, तो या तो वो ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएगी जिससे उस समुदाय के अधिकांश जीव उस पर डिपेंडेंट होंगे, तो वो कीस्टोन मतलब इंपॉर्टेंट प्रजाति है। अत्यधिक स्पष्ट कीस्टोन प्रजाति शीर्ष मांसाहारी टॉप कार्निवोरस होती है, क्योंकि ये शाकाहारियों की संख्या को नियंत्रित कर पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक रूप से संतुलन स्थापित करती है। देखिए, वैसे कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, जो सबसे ऊपर मांसाहारी होती हैं, जातियाँ वो होती हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर देखिए शाकाहारी है, वो पेड़ पौधे घास वास खा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनकी संख्या हो जाए, पेड़ घास खा ले, तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो वो उन्हें क्या कर रही है, उनको उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करके परिस्थिति में एक संतुलन बना रही है वो। तो शीर्ष मांसाहारी अक्सर कीस्टोन प्रजाति होते हैं, क्योंकि जब शाकाहारियों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी तो अतिचारण से कई पर्यावरणीय समस्याओं के उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर शाकाहारियों को वो खाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन हो जाए और बहुत ज़्यादा इन लोग ने मतलब चर ली घास पेड़ वगैरह, तो क्या होगा कि पर्यावरण में प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ उष्णकटिबंधीय वनों में अंजीर, अब एग्जाम्पल देखिए, जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उनमें अंजीर, फिक्स, कुछ अन्य पौधे कीस्टोन प्रजाति के होते हैं, क्योंकि अंजीर के फलों पर उस वन के अधिकांश पशु पक्षी निर्भर होते हैं। खासकर जब अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होती है तब अंजीर के फल ही उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। तो देखिए, अंजीर का जो पेड़ होता है उष्णकटिबंधीय वनों में, वो एक कीस्टोन प्रजाति है, क्योंकि उस पर बहुत सारे पशु पक्षी निर्भर हैं। जब दूसरा भोजन नहीं होता तब भी मतलब उन्हें इससे भोजन मिल जाता है। स्वाभाविक है कि यदि अंजीर के पेड़ लुप्त हो गए तो समुदाय की कई निर्भर प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। अगर कीस्टोन इसलिए बोल रहे हैं अंजीर को, क्योंकि अगर अंजीर उधर से हटा दिया जाए तो बहुत सी प्रजातियां जो उस पर डिपेंडेंट है वो नहीं रहेंगी। यही कारण है कि कीस्टोन प्रजाति के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। अब अगर देखिए इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी बनाए रखनी है तो जो कीस्टोन प्रजाति है उसको वो होना ज़रूरी है, नहीं तो अगर वो हट जाएगी तो क्या होगा, इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा। कीस्टोन प्रजाति की संख्या कम होने के बावजूद उसका अनुपातिक महत्व अधिक होता है। कीस्टोन प्रजाति के संरक्षण से संपूर्ण पायतन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। भले ही इनकी संख्या भी कम हो, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस होता है, और हम इन्हें बचाते हैं तो हम अपने पूरे इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। एक पायतन में एक से अधिक कीस्टोन प्रजातियां भी रह सकती हैं। ऐसा नहीं है अब कि एक ही कीस्टोन प्रजाति होगी, एक से अधिक भी हो सकती हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में हरे वृक्षों की बहुलता होती है और निसंदेह वे काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। इसके बावजूद उन्हें कीस्टोन प्रजाति नहीं माना जाता, क्योंकि उनका प्रभाव उतना ही होता है जितना कि उनकी संख्या। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारे उष्णकटिबंध है उधर पे आप देखना हरे वृक्ष बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तब भी उन्हें कीस्टोन नहीं मानते, क्योंकि उनका प्रभाव उतना ही होता है जितनी उनकी संख्या होती है। तो ये वाला हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए एजेंसियाँ हैं, सम्मेलन है, वो मैंने आपको मोस्ट जो बेसिक चैप्टर्स थे वो करा दिए हैं। तो अब यही बचा है कि संगठन क्या है, या फिर कोई जो भी मतलब इसके लिए क्या क्या इंडिया में हुआ है ना। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अब। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट ख़त्म होगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मुझे मतलब सपोर्ट बढ़े। ओके, बाय।